हुकूमत ने हमारे जज्बात से भी खेला है और कौम के जज्बात से भी खेला है और इस अमल पे हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत माफी मांगे और बजाय इजलास को बर्खास्त करने के इसको जारी रखे। नहीं, आप वापस आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा, आप अपने हाथ में रहें। हवा चली है इस्लामाबाद से, हम इसको रुकावट ना बने। 30 से ज्यादा लोग हैं, 40 हो जाएंगे। इन सब लोगों ने कहा कि सर हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ बैठी हुकूमत में बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। आज कौमी असम्बली में नामुज़्ज़ रसालत के हवाले से करारदाद पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गए। अपोजिशन की जानिब से यह इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत ने जो मंगल के रोज करारदाद पेश की थी, आज वो एजेंडे में शामिल नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है? उन्होंने कहा कि वक्फा सवालात को मौका दे दिया गया, लेकिन जो करारदाद थी जिसके लिए एक तरह से इजलास बुलाया गया था और TLP से मुआहिदा भी किया गया था कि इस करारदाद के जरिए फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क बदर किया जाएगा, वो एजेंडे में शामिल नहीं है और ना ही उसको ईवान में डिस्कस किया गया है। लग ये रहा है कि हुकूमत खासी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ TLP से मुआहदे करती है और कहा जाता है कि हम करारदाद को पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ भी कोई किसी किस्म का ना ताउन नजर आता है ना कंसल्टेशन नजर आती है। अब एहसन इकबाल साहब ने आज के इजलास के बाद ये कहा कि चूंकि हमारे साथ इन्होंने एक तरह से धोखा किया है और कौम और हमारे जज्बात को मजरूह किया गया है, इजलास हुकूमत की जानिब से जो बर्खास्त किया गया है वो नहीं होना चाहिए और इस इजलास को कंटिन्यू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फा सवालात का क्या था, वो अपोजिशन के थे ज्यादातर सवालात और उनको डिले भी किया जा सकता था, लेकिन करारदाद के एजेंडे पर नामुज़्ज़ रसालत के हवाले से जो एक सिलसिला था, जो एक करारदाद थी, उसका डिस्कस होना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पहले हुकूमत मुआहदे कर लेती है और फिर उन पर अमल पैरा नहीं होती। अब ये कहा गया कि मंगल के रोज जब अमजद खान न्याजी साहब की जानिब से करारदाद इंट्रोड्यूस करवाई गई तो बताया गया कि ये प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस करवाई है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है और इंटरनेशनल मीडिया को भी यही हुकूमत ने मौकिफ दिया। ऐसा क्यों है? जबकि एक तरफ मुआहदा भी हुआ है कि हम ये करारदाद ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि इसको डिस्कस किया जाएगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तलखियां कम होने का नाम नहीं ले रही। PDM के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ तलखियों में कमी आएगी, लेकिन हमने मंगल ही के रोज देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम है, उन्होंने इंतहाई बदतमीजी और बद तहजीबी और गैर शाइस्तगी का मुजाहरा करते हुए स्पीकर को यह तक कह दिया कि आपको शर्म नहीं आती, मैं जूता मारूंगा। और स्पीकर उसमें ज्यादा बरहम नजर नहीं आए, स्पीकर ने हौसले का मुजाहरा किया। लेकिन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि साबिक वज़ीर आज़म के ये शान नहीं था कि स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ हाउस है उसको इस तरह से कहा जाए कि मैं जूता मारूंगा। आज भी उनसे जब मुआफी का मुतालबा किया गया, स्पीकर की जानिब से नोटिस भी भेजा गया, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है और मैंने मुआफी ना मांगने का फैसला किया है। इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा रवैया क्यों है और क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में शाइस्तगी खत्म होती जा रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से तरीन साहब को NRO दे दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब जो कहते थे कि मैं मैयतों से, लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, 10 लाशों से ब्लैकमेल ना हुए, लेकिन 10 MNAs और अराकीन पार्लियामेंट से वो ब्लैकमेल हो गए। तरीन साहब अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो अराकीन असेंबली हैं उनके सर पे तो हुकूमत खड़ी है, दोनों हुकूमतें खड़ी हैं, तो हमें मिलना पड़ेगा। उन्होंने कहा किसी कमेटी से बिल्कुल नहीं मिलेंगे बल्कि वजीर आजम से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा हमें पैगाम भी भेजा गया है कि हम वजीर आजम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर पैनलिस्ट आज मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवीना खुर्शीद साहिबा सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। फैजुल्लाह कबोका साहब चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले नवीना, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ।
इतना सेंसिटिव इशू था नामूस रसालत के हवाले से करारदाद का, तो इस पर भी आप लोगों का कंसेंसस नहीं हो सका, क्यों? सबसे पहले तो शायद बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जहां तक आपने इशू की बात की, नो डाउट ये बहुत सीरियस, बहुत सेंसिटिव मसला है और इसके ऊपर बात करनी भी बहुत जरूरी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि उस दिन भी, जिस दिन ये करारदाद, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये हुकूमत पागल बना किसको रही है, whom they're making the fools। क्योंकि कोई भी, आपने पहले इतनी इमरजेंसी में इजलास बुलाया, क्योंकि इजलास जो था वो पहले 2 दिन 3 दिन की छुट्टी जो थी उसमें गैप आया था, लेकिन फिर जो है इमरजेंसी इजलास बुलाया गया, हम सब लोग गए। हम लोग सब इसीलिए गए क्योंकि हम मसले की संजीदगी को समझते थे और वहां पर हम लोग सब लोग गए, डिसाइड हुआ। और वहां पर फिर जब करारदाद आई तो पता चला कि वो एक प्राइवेट मेंबर ने जो है वो करारदाद दी है। और उसके बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो करारदाद आने के बाद भी हम लोग उस पर भी मुत्तफिक हुए। हम सब ने ये कहा कि आप कमेटी जो सी बनाना चाहते हैं वो पूरे हाउस को कमेटी में ले, इसको एक ओपन हाउस करें ताकि हर मेंबर जो है वो उसमें शामिल हो सके। हर इंसान जो है वो जज्बात रखता है और ये पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर सब लोग जो है वो इस चीज का एहतराम भी करते हैं। लेकिन और फिर उसके बाद ये कहा गया कि 1 घंटे का आप हमें ब्रेक दें ताकि उसमें जो है वो और अच्छी तरीके के साथ चीजों को ऐड किया जा सके, जो कि हुकूमत ने नहीं किया। फिर वहां पर जब ऑपोजिशन को बात करने की बात आई तो अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी मौका नहीं दिया गया और इसको बलडोज किया गया। फिर उसके बाद आज हमने जो रवैया देखा वो तो इंतहाई खौफनाक था, इंतहाई गलत था। इसलिए मैं कहूंगी कि गलत था कि इतना इंपॉर्टेंट, इतना सेंसिटिव इशू जिसके लिए आपने पहले प्राइवेट एक मेंबर के करारदाद को लेकर आए, या उन्होंने जी अपनी करारदाद पेश की, और जो वजीर आजम है जो कि टीवी में खिताब कर सकते हैं, पार्लियामेंट को इज्जत नहीं बन सकते, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते पार्लियामेंट के लोगों के साथ, ऑपोजिशन के साथ, क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर तो कोई सियासत नहीं कर रहा, सब लोग वहां पर मौजूद हैं। बट वेयर वॉज द प्राइम मिनिस्टर? सो किसकी सीरियसनेस मिसिंग थी? प्राइम मिनिस्टर की। बट एनीवेज उसके बाद आज हम लोगों ने जब, और आज वफाकी वुज़रा भी मिसिंग थे रोमीना जी, वफाकी वुज़रा भी मिसिंग थे इजलास से। जी, वफाकी वुज़रा भी मिसिंग थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑपोजिशन जो है वो जब वहां पर मौजूद थी, और ऑपोजिशन ने क्या कहा था कि आप जो है वो बिजनेस सस्पेंड करें। आगे पीछे आप बिजनेस सस्पेंड कर देते हैं जब आपने अपनी मर्जी से बुलडोज करना होता है, लेकिन आज अभी कहा गया कि बिजनेस सस्पेंड करें और इस चीज को सॉर्ट आउट करें, इस चीज पे बात करें, सबको बात करने और हकायक को, चीजों को सामने लेकर आए। जो चीजें आपने मुआहदे में सामने रखी थी या जो चीजें भी करारदाद होनी है, जो भी आना है उसको प्रॉपर तरीके के साथ आज लेकर आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा वहां पर कि फिर दोबारा बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऑपोजिशन के साथ वही सलूक किया गया, वही और फिर हम नहीं, शायद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सिर्फ ऑपोजिशन के अरकान ही नहीं थे, वहां पर गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग भी अपने प्ले कार्ड्स लेकर खड़े थे। और वो मुतालबा जो था कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए और उस पर बात की जाए, वहां पर कोई जवाब देने के लिए नहीं था, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल ठीक है रुमीना, मैं फैसल करीम कुड्डी साहब की जानिब बढ़ूंगा, उससे पहले मैं दिखाता हूं आज कौमी असेंबली में हुआ क्या है। जी अनवर ताज साहब इसका जवाब दें जी। फैसल करीम कुड्डी साहब, हुकूमत आपको इस मामले पर भी संजीदा नजर नहीं आती, कंफ्यूज्ड है, या आप ताउन नहीं कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मितला साहब, आपने ये क्लिप दिखाया और आज जो नेशनल असेंबली का सेशन था, आपने भी देखा, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसको कंडक्ट किया गया। नॉर्मली देखें, कौमी असेंबली के जब सेशन होते हैं या सेनेट का जब होता है, तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस आ जाए, अगर हुकूमत समझे कि इंपॉर्टेंट है, तो ये जो क्वेश्चन आवर है वो सस्पेंड हो जाता है और अगले दिन के लिए चला जाता है, और उस पर जो है जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर डिबेट या जो भी है वो उसको कार्रवाई को चले। लेकिन आज हुकूमत ने देखा, आप उस दिन एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया जिसको हुकूमत खुद भी ऑन नहीं कर रही, वो कह रही कि प्राइवेट मेंबर ने मूव किया, और आज उस पर डिबेट होनी थी। आज तमाम अपोजिशन जमातें भी, हुकूमत के लोग भी आए हुए थे और आज उस पर डिबेट होनी थी। आप रमजान उल मुबारक के महीने में इमरजेंसी सेशन कॉल करते हैं, पहले आपने सेशन को एडजर्न किया, फिर रातों रात स्पीकर साहब को ख्याल आया कि जी कल प्राइवेट मेंबर डे है तो मैं सेशन बुलाता हूँ। सारे मेंबरान, खासकर हमारी पार्टी के सिंध, कोई रूरल सिंध में चले गए, कोई रहीम यार खान, कोई किधर चले गए,
और रातों रात हालांकि स्पीकर को ये तौफीक भी हासिल नहीं हुई कि पार्लियामानी रूल से वो फोन पे बात करें कि मैंने मजीद सेशन बुला लिया। आपने सेशन बुला लिया, टीवी से पता चला। फिर उस दिन आपने देखा कि डिबेट नहीं होने दी। जो तलखी आपने बताया कि हुई खाकान अब्बासी और स्पीकर साहब के दरमियान, पहली बात तो कि खाकान अब्बासी साहब को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि स्पीकर को यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि वो ये बात करता। माजी में भी हम भी रहे हैं, हमारे दौर में भी रहे हैं, हमारी तलखियां पीएमएलएन के साथ बहुत बड़ी हुई थी, नारेबाजी होती थी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, लेकिन कभी ये बातें नहीं होती थी ऐसे। लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है? क्यों आई? अगर स्पीकर साहब एक्ट करेंगे एज ए स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली तो लोग इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। और चीज अगर आप पीटीआई के वर्कर की हैसियत से वहां पर बैठेंगे तो इस किस्म की चीज होंगी। आज आप बताएं, अगर उस दिन और आज अगर इस रेजोल्यूशन पे इस चीज के ऊपर अगर एक बहस हो जाती, वहां पर 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदा बैठे हैं, अगर वो पार्लियामेंटेरियन वहां पर इस पर डिबेट कर लेते। यही सवाल है कुंडी साहब कि हुकूमत क्यों नहीं इस पर बहस करवाना चाह रही, आज एजेंडे में करारदाद शामिल क्यों नहीं थी? आपका क्वेश्चन क्या? सॉरी, बीच में कट गया था। मैंने कहा यही सवाल है कि हुकूमत इस करारदाद पर डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहती है, क्यों एजेंडे पर नहीं थी आज? देखिए, दो बातें। पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात किए टीएलपी के साथ, 3 महीने में उन्होंने पार्लियामेंट में या 6 महीने में पार्लियामेंट में चीज लेके आनी थी, वो नहीं लेके आए। फिर उनको पता चला कि अब हमारी जो है वो डेट 20 तारीख को पूरी होने वाली है। उन्होंने उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की। मतलब है लोग शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचा। उसके बाद उन्होंने कहा मुज़ाकरात करते हैं। जो चीज आखिर में करनी चाहिए थी वो उन्होंने पहले कर ली, जो पहले करनी थी वो आखिर में ले गए उसको। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें ऐसी नहीं हुकूमत चलती जिस तरह चलाना चाहते हैं। फिर वही चीजें जो पाबंदियां लगाई थी वो ऐसा सब खत्म नहीं कर दी, और आप देखें चंद दिनों बाद सारी चीजें दोबारा उस पर आ जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हुकूमत इतनी भी संजीदा थी फ्रांस के इशू के ऊपर तो आज गैरत का मुजाहरा कर ले, जुर्रत का मुजाहरा कर ले, अपने एम्बेसडर को जरा वापस बुला के दिखा दें। ये वो भी नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। अभी कुछ अर्सा पहले ही उनको भेजा गया फ्रांस में। कुमोका साहब, सिर्फ ये बताइए कि ये करारदाद एजेंडे पर क्यों नहीं थी? बड़े वाज़े लफ्जों में आपको बता दूं, जिस दिन ये करारदाद पेश हुई उस दिन स्पीकर साहब ने कहा, नून लीग के दोस्तों को उन्होंने मौका दिया करारदाद पेश होने के बाद कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें। उन्होंने कहा कि हम इस करारदाद के साथ इत्तेफाक नहीं करते। स्पीकर साहब ने कहा कि ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से करारदाद है, आप लोग इस पे बैठ जाएं और एक मुतफिका करारदाद ले आए। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं टाइम देता हूं। 2 दिन के लिए उन्होंने एडजर्न किया और आज का दिन उन्होंने मौका दिया कि 2 दिन में अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ जाएं और आपस में बैठ के तो एक मुतफिका करारदाद ड्राफ्ट कर लें और उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट में बहस हो जाएगी, उसके ऊपर बात कर लेंगे सारे लोग और जो है वो अच्छे तरीके से ये सारा मामला और अपोजिशन वो करारदाद नहीं लेकर आई, ठीक हो गया। पॉइंट ये है, सवाल ये है कि आज एजेंडे पर करारदाद क्यों नहीं था कि डिबेट हो सकती इस पर? इसलिए कि अपोजिशन ने कहा था कि हमने इस करारदाद के ऊपर बहस नहीं करनी, हम इसको नहीं मानते, आप लोग हमारे साथ बैठे। गवर्नमेंट पार्टी और अपोजिशन एक स्पेशल कमेटी भी स्पीकर साहब ने कहा कि मैं बनाने के लिए तैयार हूं, आप बैठ के एक मुतफिका करारदाद ड्राफ्ट कर लें, उसके ऊपर बहस कर लें। अगर आप इस करारदाद के ऊपर आपको एतराज है तो आपको पता है कि उस दिन भी काफी ज्यादा वहां पे जो है वो माहौल खराब हुआ। कमोका साहब बिल्कुल ठीक है, उसमें दोबारा आ जाते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं कि स्पीकर साहब ने अपोजिशन को ये ऑफर किया था, ये बताइए कि ये पैगाम भेजा था, ये सेशन में ये बात हुई है? क्योंकि 2 दिन तो थे ना के बाद आपके पास। जी, ये सेशन में बात हुई थी और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि आप खुले दिल के साथ, मैं आपको मौका देता हूं, आप सारी पार्टी, क्योंकि एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से ये करारदाद आई है तो आप इस पे गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ के कोई एक मुतफिका करारदाद ले आए और उसके ऊपर सारा हाउस बेशक जितनी मर्जी बात करे, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से, यानी हमारे जो जैसे अभी फैसल करीम साहब बात कर रहे थे, मुझे 1 मिनट बात कर लेने दें। स्पीकर साहब का रवैया जो है वो बहुत नाइस और बड़े हम्बल शख्स हैं और उन्होंने इतनी सख्त बात के बावजूद उन्होंने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से, यानी एक साबिक वजीर आजम के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। हम तो हमने इन लोगों से जो 8-8, 10-10 दफा असेंबलियों में रहे हैं,
इनसे तो हमने सीखना है। बिल्कुल ठीक तो है, ये ठीक क्या हो सिखा गया। रहे हैं तो मौका साहब नौजवान इस नस्ल पे को? दोबारा आते हैं ना, ये अगला टॉपिक है। मुझे ये बताइए कि अब जो करारदाद पेश की गई है वो प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश की गई है, हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही है? जी, हुकूमती मेंबर की तरफ से है। हुकूमती मेंबर की तरफ से है लेकिन हुकूमत की तरफ से नहीं है। जी जी। तो फिर टीएलपी से आपको मुआहिदा कैसे पूरा हो गया? जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि टीएलपी से मुआहिदा जो हमने किया था वो पूरा हो गया, वो तो पर्सनल कैपेसिटी में करारदाद आई है ना। इसमें मैं आपको बता दूं, ये करारदाद आ गई हुकूमती मेंबर की तरफ से, और उसके ऊपर जो है वो वहां पे जो है अमजद नियाजी साहब ने वो करारदाद पेश की वहां पे। उसके ऊपर अपोजिशन ने कहा कि हमें ये करारदाद मंजूर नहीं है। ये टीएलपी के साथ ये डिसाइड हुआ था कि ये करारदाद जो भी उसकी वर्डिंग थी वो सारी उनके साथ बैठ के डिसाइड करके तो वहां पे जो है वो की गई। चले, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। रुबीना, फैजुल्लाह कमोका साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन को ये ऑफर किया गया था कि आप अपनी कोई कम्प्रीहेंसिव करारदाद लाना चाहते हैं तो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं लाए? ऐसी बात जो है वो होने में और प्रैक्टिकल चीजों को होने में जो है ना शायद वो बड़ा फर्क है, क्योंकि कोई लेटर, कोई किसी किस्म का कमेटी का लेटर, किसी किस्म का अप्रोच जो है वो ऑपोजिशन के लोगों को इन 2-3 दिनों में नहीं किया गया, क्योंकि जब भी कोई कमेटी बनती है या कोई बात होती है तो मेरे ख्याल में उसके लिए ऑपोजिशन, क्योंकि गवर्नमेंट में ये लोग हैं, हाउस ये लोग चला रहे हैं। और जब जहां तक बात है कि शायद खाकान अब्बासी साहब की और स्पीकर साहब की, मैं इस टाइम मैं आपको एक अपनी जाती जो बात है वो बताऊं कि आई आस्क्ड सेवरल टाइम फॉर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम नहीं दिया जाता, नहीं बात करने के लिए किया जाता। और जिसकी वजह से फिर आप मुझे ये बताएं कि एक इंसान आप सोचे कि जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो बड़े काम से आदमी है, शायद खाकान अब्बासी साहब एग्रेसिव नहीं है, हल्की फुल्की उस टोन में नॉर्मल वो रहती है, अगर एक शख्स को इतना गुस्सा आया तो क्यों आया? क्योंकि जब वो सब्जेक्ट भी डिस्कस हो रहा था तो उस टाइम व्हाट ही आस्क्ड, हमें वक्त दे, हमने बात करना चाहते हैं। रुबीना, लेकिन ये क्या मुनासिब बात है अगर किसी आदमी को गुस्सा आए तो कस्टोडियन ऑफ हाउस को कहा जाए कि मैं जूता उतार के मारूंगा तुम्हें और तुम्हें शर्म नहीं आती? ये रवैया बड़ा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये मुनासिब नहीं, लेकिन अगर किसी ने इतना शिद्दत से कोई जिद हुआ है और उसने ये बात की है तो फिर मेरे ख्याल में उसकी भी जो है ना सेंटीमेंट्स उनको समझने की भी जरूरत है। और दूसरी बात मैं फिर आपको वाज़ेह कर दूं कि जो हुकूमती मेंबर की तरफ से करारदाद आई थी वो बहुत इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट, बिल्कुल ठीक हो गया। कुंडी साहब, अच्छा शायद हुकूमत कंफ्यूज है। मैं आपकी तरफ आता हूँ कमोका साहब, पहले ही आपको काफी टाइम दिया है। कुंडी साहब, हुकूमत कंफ्यूज है, एक चीज करती है फिर बदल देती है, पहले फैसले करती है, तनकीद होती है, फिर मुशावरत होती है, फिर फैसलों को तब्दील कर दिया जाता है। ये करारदाद वाला इशू भी कुछ इस तरह का कंफ्यूज है हुकूमत? नहीं, मैं मतलब साहब ये नहीं कहूँगा कंफ्यूज है। ये हुकूमत जो है वो हुकूमत की नाअहली बता रही है कि वो इतने इनकॉम्पिटेंट है कि उनको पता नहीं कि किस तरीके से डील किया जाता है, ऐसे इश्यूज को किस तरीके से डील किया जाता है। और माजी में जो ये हुकूमत के जो अभी जो सो को हुक्मरान बैठे हैं, इनकी अगर स्टेटमेंट्स देखें दर्दों के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, वो आपके सामने है। आपके सामने जब 2008 में हमारी हुकूमत आई थी, आप भी मौजूद थे, उस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल थी। जब सुवात की सिचुएशन आई वहां पर उन्होंने शरीयत की बात कर रहे थे और हमने वहां पे शरीयत नाफिज की। हालांकि बहुत से हमें बहुत से एतराजात हुए, हम पे बहुत से तनकीद हुई, लेकिन हमने कहा नहीं, उन्होंने अगर ये मुतालबा किया तो लेट्स डू दैट, और हमने वो किया। और जब हम वहां पर गए तो उन्होंने कहा हम शरीयत भी नहीं मानते। तो उस वक्त उन लोगों ने, सुवात के लोगों ने सपोर्ट किया सिक्योरिटी फोर्सेस को, नौजवानों को, और वहां पर जो है हमने अमन का और पाकिस्तान का झंडा लहराया। जो आज जो पाकिस्तान में अमन है वो वहां से उसकी शुरू हुई और आगे कंटिन्यूटी चलती रही, और आज कुछ न कुछ जो पाकिस्तान में अमन आ गया बहुत, वो यही चीज सफर था। ठीक है। फिर आपने देखा कि जब सुवात ऑपरेशन हुआ, उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त जो है हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो करता धरते हैं उन सबको पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह किया। क्या पाए हमारे पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद मिले और उनको बताएं क्या चीजें।
आज तो ये फेडरल सेक्रेटरी को नहीं बुला सकते हैं, इनकी ये पोजीशन, इनकी ये हालात हैं कि मिनिस्टर की फेडरल सेक्रेटरी नहीं मानता कि हमारी तो आप कह रहे हैं कि ये करारदाद जो हुकूमत ने ही पेश करवाई है लेकिन अब मुकर गई है, ऐसा है इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से? करारदाद हुकूमत ने पेश करवाई है और वो नर्व्स चेक करना चाहते थे कि इस पे क्या रिएक्शन आते हैं। उसके बाद देखा इसने कहा चलो यार छोड़ो इस चीज को, बस इसको प्रो को फिर आगे देखेंगे। अब दोबारा खुदा ना खास्ता मुल्क के सिचुएशन जब ये दोबारा निकलेंगे फिर ये आगे फिर असेंबली के सामने पीछे छुपना। लाहौर वाला धरना तो कुंडी साहब खत्म नहीं हुआ। आप समझते हैं कि ये जो करारदाद का तरीकाकार था जिस पर डिबेट भी नहीं हुई है, कलअदम टीएलपी इसको मानेगी? मेतला साहब, अगर यही करारदाद थी जो इन्होंने पहले चंद महीने पहले वादा किया था तो ये पहले पेश कर देते। इतने लोगों को शहीद करने के बाद क्यों करते हैं? ये लाहौर की मॉडल टाउन की तो बात करते हैं। आज जो लाहौर में लोग शहीद हुए, पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार इमरान खान है और मुजदार हुकूमत है। ये तो अकेले कुल है। ये कहते हैं हमें सब कुछ का पता है। पहले कश्मीर को ठेके पे ले लिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब कहते हैं मगरिब को मुझसे ज्यादा कोई नहीं बेहतर जानता। अब देखें, खुदा खैर करे, दुआ ही कर सकते हैं। आप भी दुआ करें, रमजान के महीने हम सब दुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए, तो सभी दुआ करते हैं। अच्छा कुंडी साहब, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उस दिन देखा है पार्लियामेंट में, उनका कंडक्ट आपको कैसा लगा? आप नहीं समझते उनको माफी मांगनी चाहिए? देखें, पहली बात तो है कि मैंने पहले उस सेगमेंट में कह दिया था, देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं भी कहता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है। जैसे मेरी बहन ने बात की कि नवीद कमर साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है। देखें, पार्लियामेंट की डिबेट, पार्लियामेंट में कंडक्ट और होता है और बाकी जलसों में, धरनों में, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिक्स और होती है। अब अनफॉर्चुनेटली आप पार्लियामेंट में आके हम कहते हैं कि ये यहाँ पे लोग पहले स्पीचेस सुनने आते थे कि यार यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन को सुने क्या कहते हैं। आज आप वहां पर क्या है, गालम गलोच है, एक दूसरे को गालियां हैं, ये चीजें सुनने जाते हैं और हंगामा है। देखिए, हंगामा तो हमारे दौर में भी होता जब गिलानी साहब के खिलाफ नून वाले करते थे, लेकिन तहम्मुल के साथ चीजें हैंडल किया। कादरी साहब का धरना हुआ, हमने इसको तहम्मुल से हैंडल किया, बाकी धरने हुए। मतलब आप सजेस्ट करते हैं कि मैं अब्बासी साहब को माफी मांगनी चाहिए? मैं सजेस्ट करता हूं कि दोनों को बिठाना चाहिए। स्पीकर साहब को बिठाना चाहिए। स्पीकर साहब के ऊपर बड़े सवालात हैं। सबसे बड़ा सवाल स्पीकर के ऊपर है कि हमने सवाल किया है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग पे डाका किसने डाला, कैमरे किसने लगाए। आज तक स्पीकर साहब उसका जवाब नहीं दे सके। अगर स्पीकर साहब उसका जवाब नहीं दे सकते तो मतलब है कि उस डाके में स्पीकर साहब खुद शामिल है, क्योंकि उस किले की चाबी स्पीकर साहब के साथ है। ठीक हो गया। स्पीकर साहब कंडक्ट करें एज ए स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, हर कोई उसकी इज्जत करेगा। अगर इफ ही विल कंडक्ट एज ए पीटीआई वर्कर तो फिर ये ऐसी चीजें आप देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे ज्यादा इतराज मौका साहब स्पीकर साहब पर यह है कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर तक भी नहीं लेते हैं और बहुत ही ज्यादा पार्शल है। जो उनको कहा जाता है, बताया जाता है, जो हुकूमत की जानिब से, खान साहब की जानिब से कहा जाता है, बताया जाता है, वो उस पर 100% अमल दरामद करते हैं। हमने अयाज सादिक साहब को भी देखा, वो अपनी हुकूमती लाइन को टो करते थे लेकिन वो बड़ा ग्रेसफुली कंडक्ट करते थे। लेकिन ये स्पीकर साहब जो है ये बड़ा ही इररेलेवेंट होकर चीजों को करते हैं, ऐसा क्यों है? जी मेतला साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। जितना टाइम स्पीकर साहब ने ऑपोजिशन को दिया है इन 2.5-3 सालों में, बिल्कुल मैं आपको दावत देता हूं कि आप जो है वो रिकॉर्ड चेक कर लें नेशनल असेंबली का कि अपोजिशन को ज्यादा टाइम दिया गया है या गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम दिया गया है। असल मामला ये है कि ये दोनों पार्टियां, पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नून लीग अपोजिशन में थी, फिर नून लीग की गवर्नमेंट थी तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। तो एक फ्रेंडली माहौल था इनका, एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे और यही बारियां ये चाहते थे कि चलती रहें। लेकिन एक पाकिस्तान के लोग तब्दीली लेके आए। अब वो चीज जो है वो हमारे इन बहन भाइयों से हजम नहीं हो रही और कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दें। जो ये कह रही है ना मेरी बहन है रुमीना खुर्शीद आलम, जो बात इन्होंने की कि किसी को नहीं, मेरे सामने स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स किए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को लेटर लिखें और जितने भी पार्टीज के जो पार्लियामानी पार्टीज के सरबराह हैं उन सब को खत लिख के उनको कहें कि जी वो जो इसके ऊपर अपनी तजावीज देना चाहते हैं करारदाद के हवाले से वो आए और बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। आप ये चेक कर सकते हैं, कहेंगे तो मैं असेंबली का रिकॉर्ड भी आपको ला के दे दूंगा। लेकिन कोई भी शख्स बैठने के लिए
तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन बैठने के लिए तैयार नहीं है। ठीक हो गया, हम तो ठीक चाहते हैं है। कि अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं अगर वो माफी नहीं मांगते हैं? जी डेफिनेटली। देखें, मैं तो ये समझता हूं कि आगे जो कोड ऑफ कंडक्ट है असेंबली के अंदर, जो तरीकाकार है, फैसल करीम कुंडी साहब माशाल्लाह खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं जी, इस हद तक चले जाना स्पीकर साहब को, यानी मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सस्पेंड किया जा सकता है, उनकी रुकनीयत को सस्पेंड कर सकती है हुकूमत। अब इस पे स्पीकर साहब के ऊपर है, उन्होंने मौका दिया है कि वो इसके ऊपर अपनी जो है वो वजाहत पेश करें या इसके ऊपर माजरत कर लें। तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चीजों को खत्म करना चाहिए और अच्छे तरीके से जो है वो हाउस को चलना चाहिए। ठीक हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि तरीन साहब को एनआरओ देने की बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब ब्लैकमेल हो गए, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल करीम कुंडी साहब, रुबीना खुर्शीद साहिबा और फैजुल्लाह कबोका साहब हमारे साथ हैं। रुबीना, ये अब तरीन साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी, जो वज़ीर आज़म के साथ पार्लियामेंटेरियंस है वो भी मुलाकात करेंगे जो तरीन साहब के साथ है इस वक्त। आप समझती हैं तरीन साहब को एनआरओ दे दिया गया है? पहले इस बात से पहले शायद मैं थोड़ी सी बात करना जरूर चाहूंगी कि स्पीकर साहब जो शाहिद साहब के खिलाफ या कार्रवाई करने की या बात करने की बात की जा रही है, तो मैं कहती हूँ फिर वो भी करना चाहिए कि इतने सारे सवालात जो हैं उनके जवाबात ही नहीं आते। जवाबात अगर आते हैं वजीर नहीं आते, वजीर आते हैं तो पीछे यही बात कुंडी साहब ने की है, बिल्कुल यही बात उन्होंने की है कि सेक्रेटरी तक नहीं बुला सकते किसी भी डिपार्टमेंट के। इस पे हो गई है बात। रुबीना, ये बताइए कि तरीन साहब को एनआरओ दे दिया गया है हुकूमत की जानिब से? वो तो देना मजबूरी है ना। आप मुझे बताएं कि जिनके साथ 40-50 एमएनएज हैं, क्योंकि एक्चुअल पार्टी बनाने वाले तो वो हैं, ये बाकी और इनमें से कुछ जो एक्चुअल तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो तो आप देखें आपको कहाँ नजर आते हैं। इस पार्टी को तो सारा टेक ओवर कर लिया है, आई एम सॉरी टू से लोटाक्रेसी ने इस पार्टी को टेक ओवर कर लिया। उन लोगों ने जिनका दूर दूर से पार्टी के साथ या पार्टी के नजरिए के साथ जिसको हम या दूसरे लोग सुनते थे वो है। आज करप्शन के ये आलम है कि जो हालात है वो आपके सामने है, मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। इसके अलावा इस एनआरओ के अलावा जो कि मिल गया, आप ये देखें कि जो सहाफत का एक मजबूत सतून जो है उसके साथ कितना बड़ा वाकया हुआ और पार्लियामेंट में हुकूमत खामोश रही। इब्सार आलम के गोली लगने के वाकया के ऊपर क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो मतलब खुदा माफ करे जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए तो फातिहा हो गई कि चलो वो गुजर गए, लेकिन जिस इंसान के ऊपर, जो सहाफी जिसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और सहाफत के ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर हम लोगों ने करारदाद भी जमा कराई। मुझे बताएं उसके ऊपर क्या बात हुई? तो एनआरओ की वो जो बात फैसल ने भी की, भाई ने, वो बिल्कुल ठीक है कि ये नाअहल हो चुके हैं, ये इंतहाई कंफ्यूज है, दे डोंट नो, दे डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्किल्स, दे आर टोटली लॉस्ट। वजीर आजम को मुल्जम से या मुल्जम के साथियों को मिलना चाहिए, और स्पेशली उस वक्त जब मुल्जम के साथी सिफारिश करने आ रहे हो मुल्जम की। आप ये किसकी बात कर रहे हैं? तरीन साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे और उससे पहले उनके जो साथी हैं अरकान पार्लियामेंट वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे और सिफारिश करेंगे। आप मुझे बताएं, ये तो वो बात हुई कि जालिम भी ये खुद है, मुनसिफ भी खुद है, इंसाफ भी इन्होंने करना है, सजाएं भी इन्होंने देनी है, यानी कि जुडिशरी कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने जो पुराने आपको नईमुल हक साहब भी याद होंगे, उनके साथी, उनके वो जिस तरह खैर जो हुआ, और आज भी यहाँ पर मेरे ख्याल में जो गालम गलोच करने वाले लोग उनकी पार्टी में है, जो इस किस्म के लोग हैं उनको ज्यादा नवाजा जाता है। बहुत सारे जो लोग रहे हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है वो भी हम देख ही रहे कि उनको जो बहुत सारे गालम गलोच करने वाले लोग हैं उन्होंने ओवरशेडो कर। बिल्कुल सही है। कुंडी साहब, ये एनआरओ दिया जा रहा है और क्या वज़ीर आज़म को मिलना चाहिए मुल्जम के साथियों से ऐसे वक्त में जब मुल्जम की सिफारिश लेकर आ रहे हो? देखिए मेहता साहब, जब हमने पिछले कई सालों से 2-3 सालों से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और हम पहले कहते थे कि वज़रा आते हैं पीटीआई को और बताते हैं कि अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा जा रहा है, ये पकड़ा जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे थे। बिल्कुल। आज खुद इनके अपने दोस्त कह रहे हैं, इनके अपने जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ खूनें होती हैं,
और फोनें होती हैं और मुझे कहा जाता है। अब देखिए पार्टी में ग्रुप बंदियां होती हैं, हर किसी को पता है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कौन सा ग्रुप है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ है, जो इनके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अब इनके अपने मैनेज MPs अगर ये कह रहे हैं कि मुलजिम या मुझे, जो मैं उनको ये नहीं कहूँ जब तक सजा नहीं होती मैं किसी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूंगा। हम यही कहते थे, ये पीटीआई के हमारे दोस्त जब होते थे हर किसी को चोर और डाकू का लकब दे देते थे, लेकिन इनके अपने दाएं बाएं जो बैठे हुए थे उनको इनका ख्याल नहीं था। अपोजिशन वाले पकड़े जाते थे, उनको कहते थे अपने आप को क्लियर करें। आज इनके MNAs खड़े हैं उनके साथ, जहांगीर तरीन साहब के साथ, और MPs खड़े हैं। अगर इनके हैं तो क्या इनकी हुकूमत ने, पीटीआई वालों ने उनको कोई शोकास दिया कि आप क्यों खड़े हैं उनके साथ? मेरे ख्याल में दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो इनके है नहीं। कोई जहांगीर तरीन साहब क्योंकि बहुत पुराने पॉलिटिक्स में है, उनकी अपनी धड़ेबंदी भी है, उनकी एक वफादारी है, वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो किसी को इस्तेमाल नहीं करते जैसे पीटीआई वाले हैं। इस्तेमाल करके जब आप बस से उतर जाते हैं तो फिर आप बस में चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर से आपको दिक्कत पड़ रहे होते हैं। तो ये चीजें जो हैं आज मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आज शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हम ये हमारे जो अपने खुर्शीद शाह साहब, अब उसको भी देखें, 2 साल से कोई गुनाह नहीं है और जेल में ये है। बहुत बड़ी ज्यादती है, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कुटी साहब। कभी आयोग गायब होते हैं, कभी मतलब है कि जज अगली पेशी दे देते हैं, तो ये पॉलिटिकल विटामिनेशन है। कल देखें पीटीआई के ऊपर भी टाइम आना है, बिल्कुल ठीक है। कल ऐसा ना हो कि फिर ये लोग आपके प्रोग्राम में आके फिर इससे ज्यादा चीजें, बिल्कुल ठीक, हमारे साथ ये और वो है। ब्रीफ साहब कमेंट कीजिए, भरोगे टाइम चेंज होने वाला है, टाइम चेंजेस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुटी साहब। ये फरमाइए कि तरीन साहब हुकूमतें गिरा सकते हैं पंजाब और मरकज में, चूंकि वो कह रहे हैं 40 अरकान मेरे साथ हैं, धमकी दे रहे हैं वो। मेतला साहब आपको याद होगा हमने पीडीएम के दोस्तों को कहा था कि हम पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं, 40 MPs हमारे साथ राब्ते में हैं, और वो साबित हो गया कि 40 MPs जो है हुकूमत से नाला हैं और किसी वक्त हुकूमत के खिलाफ वोट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता जहांगीर तरीन साहब फ्यूचर पॉलिटिक्स में, देखें पॉलिटिक्स में इत्तेहाद भी होते हैं, दोस्तें भी होती हैं, आपस में मिलते भी हैं, वो भी होते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इससे गले नहीं मिलेंगे, इसको हाथ नहीं मिलाएंगे, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। हमारे दरवाजे हमेशा पॉलिटिकल लोगों के लिए खुले होते हैं, हम डायलॉग्स भी करते हैं। आपने देखा कि बिलावल साहब जब अब रिसेंटली लाहौर गए थे तो चौधरी शुजात के पूछने के लिए भी गए थे। ये एक वफादारी है कि आप एक दूसरे के साथ जाते हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात की जगह पे तो हम जाते रहते हैं। तो हमने कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक आनी चाहिए, हमारे पीडीएम के कुछ दोस्तों ने उस पर अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन अब भी अगर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन मुतफिका तौर पर लाए, 1 मिनट भी पंजाब हुकूमत नहीं रह सकती और फेडरल हुकूमत भी इसी तरीके से 1 मिनट भी नहीं रह सकती। बिल्कुल ठीक। कुमौका साहब 1 मिनट रह गया, आखिरी ये बता दीजिएगा, आपने तरीन को पैगाम भेजा है, तरीन साहब को, कि वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करेंगे और ब्लैकमेल हो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब? देखें आपको एक बात बता दूं मेतला साहब, जहांगीर तरीन साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं है। इससे पहले भी अलीम खान साहब या और हमारे लीडर्स जो थे, अभी भी जो हमारे 1-2 सूबाई वज़रा जो हैं उनको नैब की तरफ से बुलाया गया है। तो देखें जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है उसको वो जवाब देना पड़ता है। तरीन साहब का सारी पार्टी में एहतराम है और मैं आपको बता दूं हमारी पार्टी के ये MNAs MPs हैं। और वो ये कुटी साहब ने बड़ी अहम बात की है कि मुल्ज़म के साथ आपके अरकान पार्लियामेंट खड़े हैं, हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, आपने कोई शो का नोटिस वगैरह दिए हैं, ये बताएं। देखें क्या ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिनकी यानी शहबाज शरीफ साहब जो है वो 1990 में 21 लाख रुपए के असासे उन्होंने छोड़ दें। अब उनके मौका साहब मेरे पास आखिरी 30 सेकंड्स है, ये बता दें शो कॉज नोटिस दिए हैं आपने? नहीं, बात सुन लें। जैसे मियां शहबाज शरीफ के साथ जाके इनके MNAs MPs नहीं खड़े होते, क्या उनके खिलाफ केसेस नहीं है? वो तो ऑपोजिशन में है मौका साहब, वो ऑपोजिशन में है। यहाँ एक हुकूमती रहनुमा पर इल्जामात लगे हैं। 2 चीजें हैं मेतला साहब, मिक्स ना करें। एक तरफ तो जो तरीन साहब हैं उनका बिजनेस है, उनको उसके ऊपर जवाब देना है। अगर कोई उसमें कोई वो जवाब नहीं दे रहे, दबाव डाल रहे हैं, मामला है, जवाब नहीं दे रहे, दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लिए भी खिदमात हैं। वो हमारे MNAs वज़ीर-ए-आज़म ब्लैकमेल हो गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ब्लैकमेल हो गए। नहीं, लाशों से ब्लैकमेल नहीं होते, अपने अरकान पार्लियामेंट से हो जाते हैं। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह कमौका साहब, फैसल करीम कुटी साहब, नवीना खुर्शीद साहिबा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।